अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपका टीचर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका मेरे पास मैं जो टॉपिक चल रहा हूँ मेरा वो यूनिट नंबर 4 चल रहा था, स्पेशलाइज जर्नल। वो हमने कैश बुक तक मुकम्मल कर लिए हैं। अब उसके 2 जर्नल रह गए हैं, रिसीवेबल, पेबिल और एक पेटी कैश बुक। वो भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मुकम्मल कर लेंगे। आज हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकता है इम्तहान में है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये बनाना सिखाते हैं आपको। अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करें, इसको सही तरीके से सुने, थोड़ा टिपिकल है ये, सुने तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, पर इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसके अंदर परेशानी होती है। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि अक्सर जब स्टूडेंट सामने बैठा होता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। अब ये ऑनलाइन के अंदर समझना, क्योंकि सामने नहीं होता है तो ज़्यादा मुश्किल आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप मेरी आवाज़ को जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करें, उसको देखें जो मैं बता रहा हूँ, तो शायद आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप चीज़ें आपकी किताब में लिखी भी हैं, मैं जो एग्ज़ाम्पल कराऊँगा तो आपकी सब किताब से ही करवाऊँगा। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन माने एग्री करना। कोई दो चीज़ें जो डिसएग्री हैं, फ़र्क आ रहा है दो चीज़ों के अंदर, उन फ़र्क को ख़त्म करके एक फिगर बनाना, उसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है, आप जानते हैं कि हर कारोबार, आज की दुनिया में जो भी कारोबार होता है उस कारोबार का ताल्लुक बैंक के साथ लाजमी रहता है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक के बगैर अपना कारोबार कर सकें। हाँ, हर कारोबार को अपना एक अकाउंट बैंक में खोलना पड़ता है और अपने तमाम कारोबारी मामलात को बैंक के ज़रिए सेटल करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? आप जो है कस्टमर को चेक के ज़रिए पेमेंट करते हैं, तो आपके पास पेमेंट, आप अपने कस्टमर को चेक इशू कर देते हैं और आपका कस्टमर आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले लेता है, या तो डायरेक्ट आपकी ब्रांच में जाके ले लेता है या अपने बैंक अकाउंट में जमा करा कर पैसे ले लेता है। इसी तरीके से जो है आप जो है अपने सप्लायर, आपका सप्लायर यानी किसी शख्स को अगर आप चेक इशू करते हैं पेमेंट के लिए, तो वो चेक जो है बैंक के सामने जब भी पेश करेगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, बशर्ते ये कि जिसने ये चेक इशू करा है उसके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने ग्राहकों से चेक मिलते हैं, वसूल होते हैं, हमारे कस्टमर जो हैं हमें चेक की शक्ल में पेमेंट कर देते हैं। हम उन चेकों को फिर बैंक में जमा कराते हैं। बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक के पास हमारे अकाउंट में पैसा इजाफ़ा हो जाता है। जब भी हम बैंक के अंदर चेक जमा कराएंगे तो हमारे अकाउंट में इजाफ़ा हो जाएगा, और जब भी हम बैंक से चेक के ज़रिए पेमेंट निकालेंगे तो हमारे अकाउंट में कमी वाक़ हो जाएगी। ये तो बात सबको पता है। बैंक के साथ हमारा लेन देन यही होता है कि कभी हमने चेक जमा कराया या कैश जमा कराया तो हमारे अकाउंट में बढ़ गया पैसा, कभी हमने कैश की शक्ल में चेक लिखा बैंक के नाम और कैश निकाल लिया, ठीक है, या किसी और शख्स को पेमेंट करनी थी, हमने उसको चेक दे दिया, उसने जाके बैंक से पैसे ले लिए तो बैंक से पैसे निकल गया। ये बात सबको पता है, बताने वाली, फिर भी मैंने इसको रिपीट करी है, लेकिन बताने वाली नहीं थी कि हर कारोबारी दारों का, यानी अब तो हर शख्स का, पर्सनल शख्स का भी अब बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जब एक कारोबारी दारा और एक बैंक, याद रखें, एक कारोबारी दारा और एक बैंक, आप जहन में तस्वीर रखें। कारोबारी दारा अपनी एक बुक बनाता है, कैश बुक, जो हमने इससे पहले लेक्चर में बताई है, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें जो है एक बैंक का कॉलम होता है उसकी कैश बुक में, एक कैश का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब जो बैंक का कॉलम होता है वो बैंक से डीलिंग होती है, यानी बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से निकलना, बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से निकलना, ये डीलिंग होती है जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करता रहता है कारोबारी दारा। इसी तरह बैंक के पास भी कारोबारी दारे का एक अकाउंट खुला होता है। बैंक जो एंट्री करता है वो करता है अपनी पासबुक के अंदर। बैंक के पास जो बुक मेंटेन हो रही होती है वो होती है पासबुक, और आप जो कंपनी जो अपनी बुक मेंटेन करती है, जो चलाती है, वो होती है कैश बुक। 2 बुकें होती हैं। अब लाजमी है कि आप जब बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो अपने कैश बुक के बैंक अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट होने का मतलब है ये पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा भाई, हमारा असेट्स है।
और जब बैंक के पास यही पैसा इसी तारीख को जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक उस पैसे को क्रेडिट करेगा। याद रखें, जब आप पैसा बैंक में जमा कराएंगे, भले वो चेक की शक्ल में जमा कराएं या कैश की शक्ल में, तो आप अपनी कैश बुक में उसको डेबिट करेंगे। बैंक कॉलम को क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में डेबिट करेंगे। वही तारीख में बैंक वही अमाउंट, वो भले चेक की शक्ल में हो कैश की शक्ल में, बैंक क्रेडिट करेगा। हम जब ऐसे जमा कराए हुए पैसे को बैंक कॉलम में डेबिट करते हैं तो हम उस पैसे को अपना असासा यानी असेट्स मानते हैं, ये हमारा असासा है। लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करता है, उलट चलता है। बैंक आप डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेगा। बैंक उस पैसे को लाइबिलिटी मानता है, यानी ये पैसे वापस करने हैं, रिटर्न करने हैं। जब भी आपकी तरफ से डिमांड आएगी चेक की वापस करने हैं, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज होती है और आपका अपना पैसा होता है, इसलिए असेट होती है। आप जो पैसा जमा कराएंगे, जो डेबिट करेंगे, बैंक उसको क्रेडिट करेगा। जब आप पैसा निकालेंगे तो अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो लेकिन जब पैसा निकालेंगे बैंक क्या करेगा, इसका उलट बैंक उसको निकालने पर डेबिट करेगा। ठीक है, जब बैंक आपके अमाउंट को कम करता है, जब आप पैसा निकलवाते हैं या किसी को चेक देते हैं उसके ज़रिए से पैसा कम होता है, तो बैंक जब भी आपके अकाउंट को कम करेगा तो वो डेबिट करेगा, और जब भी आपके अकाउंट को बढ़ाएगा क्रेडिट करेगा। और कंपनी यानी कैश बुक, कंपनी क्या करती है, जब भी पैसे बैंक में जमा कराएगी, डिपॉजिट कराएगी या बैंक में पैसा इजाफा करना शुरू करेगी, तो वो अपनी कैश बुक में डेबिट करेगी कंपनी। और जब भी पैसा बैंक से कम होगा या निकाला जाएगा तो बैंक कहाँ शो करेगी, कैश बुक में क्रेडिट साइड में। जब भी हम बैंक स्टेटमेंट आता है इसी तरह चेक करते हैं, बैंक की क्रेडिट साइड को अपनी कैश बुक की डेबिट साइड से मैच करते हैं। जो जो हमारी डेबिट साइड में कैश बुक की लिखा हुआ है, जिस जिस तारीख को, वो अमाउंट बैंक की क्रेडिट साइड में उस तारीख को उतना अमाउंट होना चाहिए। इसी तरीके से पेमेंट साइड को देखने के लिए हम अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड को देखते हैं, क्रेडिट साइड को। जो जो अमाउंट हमने बैंक से निकाला है वो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड में नज़र आना चाहिए उन्हीं तारीख को। और ये बैंक स्टेटमेंट में यानी पासबुक में कहाँ नज़र आना चाहिए, डेबिट साइड में। हमेशा कंपनी और बैंक का उलट होता है। अगर कंपनी किसी चीज़ को डेबिट करती है तो बैंक क्रेडिट करता है, और अगर कंपनी किसी चीज़ को अपनी कैश बुक में क्रेडिट करती है तो बैंक डेबिट करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी यानी बताने से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले। अब होता क्या है, जब महीना ख़त्म होता है तो कंपनी चाहती है कि वो बैंक के रिकॉर्ड के साथ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करे। कंपनी ये समझती है कि जो मैंने रिकॉर्ड कैश बुक में मेंटेन किया है डेबिट और क्रेडिट शक्ल में, वही रिकॉर्ड बैंक ने भी क्या होगा। तो उसूलन होना भी यही चाहिए कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम पैसे 10,000 रुपये अपनी कैश बुक लिखते हैं कि हमने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक स्टेटमेंट में उस तारीख के अंदर 10,000 रुपये हमारे शो होने चाहिए कि कस्टमर यानी कंपनी की तरफ से 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा हो गए। जब हम 5,000 रुपये बैंक से निकालते हैं तो अपनी कैश बुक में लिख देते हैं 5,000 रुपये निकाल लिए, तो उस तारीख तो बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए वो 5,000 रुपये। तो ये चेक कैसे करेंगे, हम जो हमारी डिडक्शन है, हमारी पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड है, उसको हम बैंक के डेबिट साइड से मैच करेंगे। और जो हमारी डेबिट साइड में अमाउंट लिखते हैं हम जिस तारीख का, वो तारीख का अमाउंट बैंक की जब स्टेटमेंट आएगा, पासबुक आएगी, तो वो कहाँ चेक करेंगे, हम क्रेडिट साइड में। बैंक जब भी इंक्रीज़ करेगा आपके पैसों को, इजाफा करेगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देता जाएगा, क्रेडिट करता चला जाएगा आपके पैसों को। जब बैंक पैसा आपका कम करेगा, किसी सूरत में आपने चेक से निकाला या कैश में निकाला, या तो बैंक क्या करेगा, डेबिट करता चला जाएगा। आप जब भी इजाफा करेंगे अपनी आप कहेंगे मेरे बैंक में इतने पैसे आ गए, तो आप वो सारे पैसे डेबिट में शो करेंगे कि इतने पैसे हमारे बैंक में बढ़ते जा रहे हैं। और जितने पैसे आपके निकालते जाएंगे, कम करना होगा आपको, आप कैश बुक में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ये बात बतानी थी। इसके अलावा भी कुछ और बातें होती हैं। बैंक आपका पैसा जो है कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक मुफ्त में काम नहीं करता, बैंक जब आपका अकाउंट मेंटेन करता है तो बैंक आपसे सर्विस चार्जेस काटता है। लेकिन उस बैंक जब टाइम आता है सर्विस चार्जेस काटने का, वो आपके पैसों से डिडक्ट कर लेता है। बैंक जब भी डिडक्ट करेगा, कम करेगा, तो डेबिट में शो करेगा, याद रख लें, डेबिट के अंदर। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है, सूद दे देता है, मुनाफा दे देता है। तो बैंक जब मुनाफा देगा तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कस्टमर जो है एक कस्टमर जो है आपको पेमेंट नहीं करता, बल्कि आपके उसके पास आपका अकाउंट होता है, वो डायरेक्टली बैंक को आपके पेमेंट कर देता है। तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट कर देता है, यानी इजाफा कर देता है। आपको इतना नहीं मिलती कि हमारे किसी कस्टमर ने पेमेंट करी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बैंक को
जो है स्टैंडिंग ऑर्डर दिया होता है, कहा गया होता है कि हमारी ये पेमेंट जो है इसी टाइम के अंदर पेमेंट करनी होती है हमें, लेकिन हमें कारोबारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, आपको हम अथोराइज़ कर रहे हैं, इजाज़त कर रहे हैं, आप जब ये टाइम आए, डेट आए, तो आप हमारी ये पेमेंट कर देगा। जब बैंक पेमेंट कर देगा तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा, यानी कम कर देगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो मैंने बतानी थी। यही बातें रीज़न बनती हैं। रीज़न कैसे बनती हैं? फ़र्ज़ करें जब महीने की तारीख इख्तिताम के पास हमारे पास बैंक की पासबुक आती है, बैंक स्टेटमेंट आता है, और उस पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को हम मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी कैश बुक से। जब कैश बुक से उसको कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क आ रहा होता है। हमारा पास कोई और बैलेंस आ रहा होता है महीने की आखिरी तारीख में, और बैंक के पास कुछ और बैलेंस आ रहा होता है। ये जो डिफरेंस आ रहा होता है, बैंक आ रहा होता है, इसी डिफरेंस को दुरुस्त करने के लिए एक बैलेंस, दोनों साइड पे एक बैलेंस करने के लिए रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी बैंक का भी अकाउंट दुरुस्त हो जाए और कंपनी का भी अकाउंट दुरुस्त हो जाए, एक ही बैलेंस दोनों तरफ शो हो, उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आया आपको? अब ये आने की वजूहत क्या है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कंपनी ने अपने कुछ सप्लायर को, कुछ लोगों को पेमेंट के चेक इशू किए होते हैं। जैसी कंपनी कोई चेक इशू करती है तो वो फ़ौरन अपनी कैश बुक में से उतना अमाउंट माइनस कर देती है उन लोगों के खातों से। अब बैंक उस वक्त तक नहीं करेगा माइनस जब तक बैंक के पास वो चेक वो लोग लेके प्रेजेंट ना कर दे बैंक को। ठीक है, अगर वो लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे तो बैंक माइनस नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चेक बनाया जाता है वो 4.5 महीने की मुद्दत का होता है। और सप्लायर के पास जब टाइम मिलेगा वो उस वक्त बैंक में ले जाएगा। हो सकता है महीने की तारीख निकल जाए, जब लेकर जाए पैसे। जब महीने की तारीख आती है तो हम देखते हैं हमारे पास से तो इतनी पेमेंट हो चुकी है क्रेडिट साइड से, लेकिन बैंक में शो ही नहीं हो रही हो पेमेंट। तो वह एक फ़र्क ये भी होता है, क्योंकि जिस तारीख को आपने बैंक से स्टेटमेंट मांगा है उस तारीख तक आपने जिन लोगों को पेमेंट के चेक इशू करे थे वो बैंक के पास पहुंचे ही नहीं पेमेंट लेने के लिए। इसलिए आपने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली थी, आपकी कैश बुक में तो डिडक्ट यानी माइनस कम नज़र आ रहा है पैसे, लेकिन बैंक के पास अभी तक पहुंचे ही नहीं। तो इसलिए बैंक तो जब तक ट्रांजेक्शन ना हो जाए बैंक उस वक्त तक नहीं करता। तो इसलिए बैंक के पास आपका डिडक्शन नज़र नहीं आ रही है, आपका बैंक के पास आपका पैसा ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपके पास बैंक का कम नज़र आ रहा है पैसा। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कस्टमरों के चेक आपको वसूल होते हैं, जिनको अपने माल बेचा होता है वो चेक दे देते हैं आपको, कैश नहीं देते पेमेंट है। तो आप जो है वो चेक जो है अपने अकाउंट में बैंक में जमा करा देते हैं और अपनी कैश बुक में इंक्रीज़ कर देते हैं अमाउंट को कि ये पैसा हमारा बैंक अकाउंट में कस्टमरों से इतना पैसा आ गया है। लेकिन बैंक उस वक्त तक इजाफा नहीं करेगा जब तक बैंक को जो है क्लियरिंग हाउस, स्टेट बैंक के क्लियरिंग हाउस से वो चेक की कंफर्मेशन एडवाइस ना आ जाए कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, पैसा मिल गया है। ठीक है, उस वक्त तक नहीं करेगा। हो सकता है आपने जिस वक्त चेक जमा कराए हों वो स्टेटमेंट की आखिरी तारीख हो, और उन्होंने स्टेटमेंट आपको इशू कर दिया हो और वो पैसे उसके अंदर नहीं आए हुए हों। तो इस तरह आपके पास तो ज़्यादा पैसा बन रहा होता है, बैंक से ज़्यादा पैसे लेने होते हैं, लेकिन बैंक के पास वो अभी आपका वो अमाउंट आया ही नहीं चेक का जो क्लियर ना उसमें गया हुआ, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो ऐसे चेकों को ऐसे जो चेक होते हैं इन चेकों को हम बोलते हैं अनक्लियर्ड चेक बोलते हैं। ठीक है, जो चेक हम जमा कराते हैं बैंक को कि भाई हमारे अकाउंट के अंदर डाल दो, तो वो जिस तारीख को बैंक स्टेटमेंट आता है उस तारीख तक वो क्लियर नहीं होते, तो उनको बोलते हैं अनक्लियर चेक। आप इस अमाउंट को जैसे ही जमा कराते हो अपनी कैश बुक में लिख चुके होते हो, और जब आखिर पासबुक का बैलेंस आता है तो उन बैंक का बैलेंस अलग होता है, आपका अलग होता है। लिहाजा इसको जो है क्लियर चेक को भी आपको दुरुस्त करना होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप अपने सप्लायर को चेक इशू कर देते हो भाई पेमेंट के लिए, और वो बैंक के पास प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसे चेकों को बोलते हैं अनप्रेजेंट चेक या आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं उनको। ठीक है, पेमेंट के चेक थे वो बैंक के पास गए नहीं, लेकिन जिस वक्त स्टेटमेंट आया उसके अंदर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, तो इनको हमें दुरुस्त करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा बैंक आप सर्विस चार्जेस काट लेता है आपके और आपका पैसा कम कर देता है, लेकिन आपको इतना नहीं मिलती कंपनी को। तो लिहाजा बैंक के पास जो बैलेंस आता है वो दूसरा होता है और आपके पास बैलेंस दूसरा होता है। जब इतला आती है कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, फिर आप इसको हमें दुरुस्त करना पड़ता है बैंक रिकन्सिलेशन के जरिए। बाज़ दफ़ा बैंक आपके बैलेंस के ऊपर प्रॉफिट दे देता है या इंटरेस्ट दे देता है, लेकिन उसकी इतला आपको मिलती नहीं, आपका पैसा बढ़ जाता है, लेकिन आपके पास कम कोई और बैलेंस आ रहा होता है, बैंक के पास कोई और। तो लिहाजा इस फ़र्क को भी आपको दुरुस्त करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चंद और मिस्टेक आएंगी। कभी आपने एरर की गलती हो जाती है,
आपने 2,400 रुपये लिखने थे, 410 रुपये लिखने थे, आपने लिख दिया 2,104 लिख दिया, आपकी एरर हो गई। ठीक है ना, इसको दुरुस्त करना पड़ता है, या बैंक ने गलत लिख दिया तो बैंक को दुरुस्त करना पड़ता है। आपसे इम्तिहान में जो कहा जाएगा, आप अपने कैश बुक को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहा जाएगा। आप बैंक के रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे, बैंक के बैलेंस के मुताबिक कर देंगे उसको। ठीक है, यही हमने कैश बनानी है बैंक रिकन्सिलेशन के। हमारे पास जो गलत बैलेंस आ रहा है, बैंक की पासबुक देखेंगे या बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, उससे मैच करेंगे। जो जो फ़र्क आ रहा होगा उसको डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में या जो है ऐड या लेस की शक्ल में लिख कर दुरुस्त कर देंगे। कंपनी का बैलेंस बिल्कुल बैंक के बैलेंस के मुताबिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अब हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन करने का, वहाँ मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर था। अगर मैं बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इसके बाद दूसरा रिकन्सिलेशन आपकी किताब की एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा, वहाँ इतनी डिटेल नहीं दूंगा जो मैंने अभी समझाई है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, सॉल्यूशन करेंगे एक एग्ज़ाम इलस्ट्रेशन को, एग्ज़ाम की इसकी आपकी किताब पे इलस्ट्रेशन जो हम हल करेंगे वो जो है इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं क्या दिए किताब में। इलस्ट्रेशन नंबर उसी वक्त बताऊंगा मैं जिस वक्त सॉल्व कर रहा हूँ देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। और मैंने आपको इतने लेक्चर कर दिया, अब आप डरे नहीं, अब उन्हीं की स्टडी करें, उसी से भी इम्तिहान में सारे सवाल हल कर लेंगे। पर एक दो टॉपिक ये हो जाएंगे तो फिर सिर्फ फाइनेंशियल आपका मैटर ले जाता है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला। अगर आप वो ना भी करेंगे तो इन सवालों से भी आपका काफ़ी हद तक पास हो जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है। टाइम मेरे पास ज़्यादा होता तो मैं बहुत सारे आंसर करता। सुबह से मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, शाम 6 बजे आता हूँ मैं, उसके बाद ही 1-2 लेक्चर बना पाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम भी बैंक रिकन्सिलेशन सॉल्व करके बताएंगे आपको।